हेलो क्लास। आज की क्लास डेटाबेस कॉन्सेप्ट एंड एसक्यूएल का थर्ड पार्ट है। आज की क्लास में हम रिलेशनल डेटाबेस को कंटिन्यू करेंगे और हम एसक्यूएल क्वेरीज देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेरी की डेफिनेशन देख लेते हैं। जब भी हमें डेटाबेस से कुछ डेटा एक्सेस करना होता है या डेटाबेस में कुछ चेंजेस करने होते हैं, कुछ मैनिपुलेशन करने होते हैं, तो हम क्वेरीज का यूज करते हैं। तो क्वेरी लैंग्वेज आर यूज टू एक्सेस एंड मैनिपुलेट डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। तो क्वेरी लैंग्वेज का एग्जांपल हो गया एसक्यूएल, जिसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अब देखते हैं, क्योंकि एसक्यूएल हमें डिटेल में पढ़ना है तो हम एसक्यूएल के कुछ फीचर्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो इसका फुल फॉर्म हो गया स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, और इसको डिज़ाइन किया गया है डेटाबेस से डेटा रिट्रीव करने के लिए, या उसमें डेटा इंसर्ट करने के लिए, या उसमें जो ऑलरेडी डेटा है उसको मॉडिफाई करने के लिए। तो जितने भी हमारे मेजर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं वो सारे एसक्यूएल को सपोर्ट करते हैं। हम यहाँ पे जो यूज करेंगे माई एसक्यूएल RDBMS हम यूज करेंगे, और उसमें हम एसक्यूएल लैंग्वेज का यूज करेंगे। तो एसक्यूएल का जो सिंटेक्स होता है वो सिंपल इंग्लिश लाइक सेंटेंसेस होते हैं इसमें, और एसक्यूएल स्टेटमेंट्स केस सेंसिटिव नहीं होते। तो मान लीजिए अगर आपने कोई क्वेरी स्मॉल लेटर्स में लिख दी तो भी वो काम करेगी, और अगर आप वही क्वेरी कैपिटल लेटर्स में भी लिख देते हैं तो भी वो क्वेरी काम करेगी। अब देख लेते हैं कि एसक्यूएल का एप्लीकेशन क्या है। तो जैसा कि हमने देखा कि डेटा को या तो इंसर्ट करना, या डेटा अपडेट करना, या डेटा डिलीट करना। तो अलाउज यूजर टू एक्सेस डेटा इन RDBMS। तो डेटाबेस के अंदर जो डेटा है उसको एक्सेस करना, या उसमें डेटा स्टोर करना डेटाबेस में, या उसे मैनिपुलेट करना, या फिर डेटाबेस में डेटाबेस या टेबल्स क्रिएट करना। अब देखते हैं एसक्यूएल के एडवांटेजेस। तो सबसे पहला इजी टू लर्न एंड अंडरस्टैंड। तो हमने देखा कि इसके जो सिंटेक्स होता है वो काफ़ी इंग्लिश लैंग्वेज से सिमिलर होता है, तो इसको आसानी से सीखा जा सकता है। हाई स्पीड, हम क्वेरी के थ्रू काफ़ी जब बहुत ज़्यादा ह्यूज डेटा होता है तो उससे भी अपनी जो इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होती है हम उसको आसानी से निकाल सकते हैं। ईज इन रिट्रीवल एंड मैनेजमेंट। तो हम आसानी से डेटा रिट्रीव कर सकते हैं और डेटा को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। वाइडली यूज, एसक्यूएल काफ़ी वाइडली यूज होता है रिलेशनल डेटाबेसेस में। और क्लाइंट सर्वर लैंग्वेज। तो मान लीजिए हम एक क्लाइंट कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं और हम सर्वर पे कहीं डेटाबेस स्टोर है तो हम वहाँ से डेटा फेच कर सकते हैं। व्हाट कैन एसक्यूएल डू। तो ये हमने यहाँ पे भी देखा था एप्लीकेशंस में। सबसे पहले डेटा डेफिनेशन। तो डेटा डेफिनेशन का मतलब क्या होता है कि टेबल्स या डेटा बेस को क्रिएट करना। तो मान लीजिए हमने देखा था कि रिलेशनल डेटाबेसेस में जो डेटा स्टोर होता है वो 2 डायमेंशनल टेबल्स के फॉर्म में होता है। तो वो सबसे पहले तो हमें टेबल्स क्रिएट करनी होंगी, वो हम किससे करेंगे, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज से, DDL से। तो एसक्यूएल कैन बी यूज टू क्रिएट डेटाबेस या टेबल्स। एसक्यूएल कैन बी यूज टू अल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल्स। मान लीजिए हमने एक टेबल बना दी, उसमें हमें एक नया कॉलम ऐड करना है, तो उसके लिए भी हम DDL या डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का यूज करेंगे। एसक्यूएल कैन बी यूज टू ड्रॉप द डेटाबेस और टेबल्स। तो मान लीजिए हमने टेबल बना दी और वो हमें टेबल ड्रॉप करनी है, अब हमें वो टेबल नहीं चाहिए तो हम उसको ड्रॉप कर सकते हैं। डेटा मैनिपुलेशन। तो मान लीजिए पहला हो गया डेटा डेफिनेशन, इसमें हम क्या कर रहे थे, टेबल्स क्रिएट कर रहे थे, डेटाबेसेस क्रिएट कर रहे थे, या टेबल्स अपडेट कर रहे, टेबल्स का स्ट्रक्चर चेंज कर रहे थे, या टेबल डिलीट कर रहे थे, या डेटाबेस डिलीट कर रहे थे। डेटा मैनिपुलेशन में क्या होता है कि अगर हमें डेटा दिया हुआ है तो उसको इंसर्ट करना डेटाबेसेस के अंदर, डेटाबेस के अंदर हम उसको डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज या DML के थ्रू करेंगे। एसक्यूएल कैन बी यूज टू इंसर्ट और अपडेट डेटा इन टेबल्स। एसक्यूएल कैन बी यूज टू डिलीट डेटा फ्रॉम टेबल्स। तो डेटा मैनिपुलेशन क्या काम कर रहा है, डेटा पे काम कर रहा है, और डेटा डेफिनेशन क्या कर रहा है, टेबल्स या डेटाबेसेस के स्ट्रक्चर पे काम कर रहा है। तो कैटेगराइजेशन ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट हम देख लेते हैं, हमने 2 देख भी लिए। तो एसक्यूएल के स्टेटमेंट्स को हम मेनली DDL या DML
या DQL डेटा क्वेरी लैंग्वेज इन पार्ट्स में हम बांट सकते हैं। तो सबसे पहले डेटा डेफिनीशन हमने यहाँ पे देखा। डेटा डेफिनीशन में क्या होता था कि या तो टेबल के स्ट्रक्चर पे या डेटाबेस के स्ट्रक्चर पे कुछ ना कुछ काम हो रहा होता है। तो डेटा डेफिनीशन लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ SQL कमांड्स दैट आर यूज्ड टू क्रिएट एंड मॉडिफाई डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इन ए डेटाबेस। तो स्ट्रक्चर्स को या तो क्रिएट करना, स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करना, स्ट्रक्चर को डिलीट करना, ये सारा काम आएगा डेटा डेफिनीशन लैंग्वेज में। तो DDL कमांड्स परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क: क्रिएशन ऑफ डेटाबेस एंड टेबल्स, मॉडिफिकेशन ऑफ टेबल स्ट्रक्चर, ड्रॉप डेटाबेस और टेबल। तो मान लीजिए हम कुछ भी स्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं, वो सारा आएगा डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में। अब देखते हैं क्रिएशन ऑफ DDL कमांड, एग्जांपल्स ऑफ DDL कमांड। तो कुछ DDL कमांड के कुछ एग्जांपल हैं, इनको हम आगे यूज भी करेंगे। क्रिएट टेबल, मान लीजिए हमें टेबल क्रिएट करनी है तो हम क्रिएट टेबल कमांड के थ्रू करते हैं। अल्टर टेबल, अगर हमें टेबल का स्ट्रक्चर चेंज करना हो तो हम अल्टर टेबल के थ्रू करते हैं। एंड ड्रॉप टेबल, अगर हमें टेबल ड्रॉप कर देनी है, डिलीट कर देनी है डेटाबेस से, तो हम ड्रॉप टेबल कमांड का यूज करते हैं। तो ये कुछ DDL कमांड्स हो गई। अब अगला आता है DML। DML हमने देखा, DML यहाँ पे हमने देखा था कि डेटा पे काम हो रहा होता है, या तो डेटा इंसर्ट कर रहे होते हैं, या डेटा मॉडिफाई कर रहे होते हैं, या डेटा डिलीट कर रहे होते हैं। तो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ SQL कमांड्स दैट आर यूज्ड टू मैनिपुलेट द डेटा इन एग्जिस्टिंग टेबल्स। द मैनिपुलेशन इंक्लूड्स इंसर्टिंग डेटा इनटू टेबल्स, डिलीटिंग डेटा इनटू टेबल्स और मॉडिफाइंग द एग्जिस्टिंग डेटा। तो मीन्स जो भी काम हो रहा है वो डेटा पे हो रहा है, या तो डेटा अपडेट किया जा रहा है, या डेटा इंसर्ट किया जा रहा है, या डेटा डिलीट किया जा रहा है। तो कुछ डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की कमांड्स हम देख लें। इंसर्ट कमांड होती है टेबल्स में, अगर हमें डेटा इंसर्ट करना है उसके लिए। अपडेट कमांड होती है अगर किसी टेबल में ऑलरेडी कुछ डेटा है उसको अपडेट करने के लिए। और डिलीट कमांड अगर टेबल से हमें कुछ डेटा डिलीट करना होता है। अब देखते हैं डेटा क्वेरी लैंग्वेज। तो डेटा क्वेरी लैंग्वेज की हेल्प से हम डेटा में जो डेटा ऑलरेडी डेटाबेस में जो डेटा ऑलरेडी स्टोर है उसको हम क्वेरी के थ्रू फेच करके लाते हैं। तो DQL स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू परफॉर्मिंग क्वेरीज ऑन द डेटा विद इन द डेटाबेस। तो डेटाबेस में जो डेटा है उस पर क्वेरीज परफॉर्म करते हैं। इट इंक्लूड्स द सेलेक्ट स्टेटमेंट। और डेटा क्वेरी लैंग्वेज में क्या आता है? सेलेक्ट स्टेटमेंट। इट इज यूज टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। तो डेटाबेस से जब भी हमें कोई डेटा रिट्रीव करना है तो हम सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज करेंगे, और वो किस में आता है? डेटा क्वेरी लैंग्वेज में। तो अब हम देखते हैं MySQL डेटाबेस सिस्टम। हम इस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे काम करेंगे और SQL लैंग्वेज का यूज करेंगे। तो MySQL इज एन ओपन सोर्स रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आप इसका सेटअप अगर कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू एक्सेस डेटा विद इन द MySQL डेटाबेस, SQL इज यूज्ड। तो MySQL क्या है? एक ओपन सोर्स RDBMS जिसमें हम SQL लैंग्वेज का यूज करते हैं। और SQL लैंग्वेज का यूज किस लिए करेंगे? या तो डेटा इंसर्ट करने के लिए, या टेबल क्रिएट करने के लिए, इन सब चीज़ों के, या क्वेरी करने के लिए। तो या तो DDL कमांड्स के लिए, या DML कमांड्स के लिए, या क्वेरी के लिए। अब हम देख लेते हैं डेटा टाइप। जैसा कि हमने पाइथन में भी देखा था कि जो हमारा डेटा का टाइप होता है उसको हम बोलते हैं डेटा टाइप। तो डेटा टाइप डिफाइंस द टाइप ऑफ वैल्यू। तो वैल्यू हमारी किस टाइप की है? यहाँ पे MySQL का एक मैंने स्क्रीनशॉट दिया हुआ है। जब हम MySQL ओपन करेंगे तो इस तरीके का दिखता है। तो डेटा टाइप डिफाइंस द टाइप ऑफ वैल्यू लाइक कैरेक्टर, नंबर और डेट अ कॉलम कैन होल्ड। तो एक कॉलम को हम RDBMS में क्या बोलते हैं? रिलेशनल डेटाबेस में हम उसको एट्रीब्यूट बोलते हैं। तो एक एट्रीब्यूट या एक सेल जो वैल्यू होल्ड करेगी उस वैल्यू का टाइप को हम क्या बोलेंगे? डेटा टाइप। ईच एट्रीब्यूट है जे डेटा टाइप। तो हर एट्रीब्यूट का एक डेटा टाइप होगा। तो डेटा टाइप हम देख लेते हैं। कैरेक्टर यहाँ पे दो टाइप के होते हैं, char_n और var_n। दोनों में डिफरेंस क्या है? char_n फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग होता है, var_n वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग होता है। फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग का मतलब कि अगर हमने फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग, इसमें क्या क्या आता है? लेटर्स आ सकते हैं, नंबर या स्पेशल कैरेक्टर्स आ सकते हैं ऑफ लेंथ n। और इसमें भी सेम चीज़ है, लेकिन फिक्स्ड की जगह वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग है और ऑफ लेंथ n। तो इसमें भी ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। बस जो डिफरेंस है वो मेमोरी का इशू डिफरेंस है। अगर हम इसमें देखें तो ये क्या है? कैर इज ऑफ फिक्स्ड लेंथ मीन्स अगर हम किसी वैल्यू को या किसी एट्रीब्यूट को हम char_10 डिक्लेयर करते हैं तो वो 10 कैरेक्टर्स का स्पेस रिजर्व कर लेगा। मीन्स अगर मान लीजिए हमने कोई एड्रेस
एट्रीब्यूट चुना है और हमने उसको कैरेक्टर डिफाइन किया, मीन्स एड्रेस एट्रीब्यूट में जो भी वैल्यूज आएंगी वो सारी 10 कैरेक्टर की होंगी। तो मान लीजिए अगर कोई वैल्यू 2 कैरेक्टर की है तो भी इस केस में 10 कैरेक्टर्स का स्पेस रिजर्व होगा, और मान लीजिए कोई 3 कैरेक्टर का एड्रेस है तो उस केस में भी 10 कैरेक्टर ही रिजर्व होंगे। तो इस केस में क्या होता है, जो हमने स्पेस डिफाइन कर दिया सारी वैल्यूज उतना स्पेस रिजर्व करेंगी। लेकिन वेयर कैर एन में ऐसा नहीं होता। मान लीजिए वेयर कैर हमने 30 डिक्लेयर कर दिया और मान लीजिए हमने इस एट्रीब्यूट में हम एक सिटी करके स्टोर कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिटी में कितने 4 कैरेक्टर हैं, तो 4 कैरेक्टर, तो इस केस में यहाँ हमने 30 डिक्लेयर किया, 30 कैरेक्टर मैक्सिमम हो सकते हैं, लेकिन 30 कैरेक्टर मैक्सिमम होने के बाद भी असली में यहाँ पे 4 ही आए, तो यहाँ पे 4 का ही स्पेस यहाँ पे रिजर्व होगा। तो ये दोनों में डिफरेंस है, दोनों में मेनली मेमोरी का इशू है कि जो कैर होता है वो उतनी मेमोरी लेता ही लेता है चाहे कितने भी कैरेक्टर्स हों। वेयर कैर एन वेरिएबल मेमोरी लेता है डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। इंट इंटीजर वैल्यू स्पेसिफाई करता है, साइंड भी हो सकती है या अनसाइंड हो सकती है। साइंड मतलब प्लस माइनस डिक्लेयर कर सकते हैं, अनसाइंड मतलब उसमें कोई साइन नहीं है। डेसिमल वैल्यू, तो डेसिमल वैल्यू हम डेसिमल डेटा टाइप के थ्रू डिक्लेयर करेंगे, जिसके में हम पैरामीटर क्या पास करेंगे, साइज और डी। तो साइज क्या है, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, और डी क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट। अब हम देखते हैं डेट। तो डेट को डिफाइन, डेट डेटा टाइप को डिफाइन करता है। इसमें क्या होता है, जो माइस्क्यूएल होता है उसमें जो डेट का बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट होता है वो होता है 4 कैरेक्टर में ईयर, देन मंथ, देन डेट। तो अब हम देख लेते हैं कि डेटाबेस अगर हमें क्रिएट करना है तो उसके लिए कमांड क्या होती है। तो सबसे पहले हमें कुछ भी काम करने से पहले एक डेटाबेस क्रिएट करना होगा। तो डेटाबेस का हमें एक नाम देना होगा, हम कुछ भी नाम दे सकते हैं डेटाबेस का। तो मान लीजिए अगर हम स्कूल से रिलेटेड डेटाबेस बना रहे हैं तो हम स्कूल नाम दे सकते हैं। तो कुछ ऐसा नाम दे सकते हैं कि क्योंकि डेटाबेस के अंदर बहुत सारी टेबल्स होंगी, तो ऐसा नाम देना है कि सब आपस में इंटर रिलेटेड लगे। तो डेटाबेस क्रिएट करने का कमांड होता है क्रिएट डेटाबेस, उसके बाद डेटाबेस का नाम। तो क्रिएट डेटाबेस, मान लीजिए मैंने जो डेटाबेस का नाम दे दिया school_gsbv_b1, तो ये डेटाबेस का नाम हो गया। तो इसको जब हम MySQL इस पे कमांड प्रॉम्प्ट पे लिखेंगे क्रिएट डेटाबेस school_gsbv_b1, तो लिख के आ जाएगा क्वेरी ओके 1 रो अफेक्टेड। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा डेटाबेस बन गया है। अब अगर हमें देखना है कि हमारे डेटाबेस कितने बने हुए हैं हमारे सिस्टम में, तो हम ये कमांड रन कर सकते हैं MySQL कमांड प्रॉम्प्ट पे शो डेटाबेसेस। तो जितने डेटाबेस हैं उनकी एक टेबल ओपन हो जाएगी और यहाँ पे हम देख सकते हैं जो डेटाबेस अभी हमने क्रिएट किया school_gsbv_b1 वो यहाँ पे दिख रहा है। अब मान लीजिए हमें डेटाबेस ड्रॉप करना है, मीन्स वो डेटाबेस हम नहीं चाहते कि हमारे सिस्टम में रहे, तो उसके लिए हम लिखेंगे ड्रॉप डेटाबेस और डेटाबेस का नाम। तो ड्रॉप डेटाबेस school_gsbv_b1 अगर हम ये कर देंगे तो डेटाबेस हमारा डिलीट हो जाएगा और उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमें नहीं दिखेगा अगर इस कमांड के थ्रू। अब देखते हैं अगर डेटाबेस हमने बना लिया और उसके बाद डेटाबेस के अंदर हमें कुछ टेबल्स बनानी है, तो सबसे पहले हमें डेटाबेस को यूज करना होगा और उसके लिए कमांड होती है यूज, उसके बाद डेटाबेस का नाम। तो मान लीजिए यूज school_gsbv_b1, तो ऐसा कुछ लिख के आ जाएगा डेटाबेस चेंज्ड, उसके बाद हम डेटाबेस पे काम कर सकते हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। तो आज की क्लास में हमने कुछ डेटाबेस क्रिएट करने की थ्योरेटिकल क्वेरीज देखी। कल इन्हीं क्वेरीज को हम MySQL कमांड प्रॉम्प्ट पे करके देखेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू।